नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षाओं में हमने सामाजिक और धार्मिक स्थिति जो है उनके बारे में अध्ययन किया था, जो समाज से जुड़ी हुई थी, और दूसरा जो धर्म से थी कि भी किस धर्म के थे, वैष्णव थे, शैव थे, बौद्ध थे, जैन थे, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम अपनी जो अगली कक्षा है उसमें गुप्त युगीन जो साहित्य है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्त युगीन साहित्य, और एक साहित्य जो है उसका एक बड़ा रोल रहता है किसी भी इतिहास में। दो चीज़ों का सबसे बड़ा, इतिहास विषय में दो चीज़ों का सबसे बड़ा रोल रहता है, एक आपका पुरातात्विक, दूसरा आपका साहित्य। और साहित्य अगर हम परीक्षा की दृष्टि से बात करते हैं तो गुप्त और जो मौर्य है उनके जो साहित्य जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत लंबा स्कोर करने की कर सकते हैं हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो मौर्य और आपके गुप्त में से आते हैं, और जिसमें हम लंबा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं और लगभग परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। साहित्य इम्पोर्टेंस भी रहता है और कई गड़े हुए मुर्दों को ये उखाड़ फेंकता है, जिससे हमें इतिहास की प्रमुख जानकारियाँ हमें मिलती है। तो सबसे पहले हम मुख्य बातें कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि जो आपके के.एम. मुंशी जो है वो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है। वैसे ही इतिहासकार हुए हैं मैक्स मूलर, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने इनकी चर्चा की थी। तो मैक्स मूलर जो महोदय हैं वो एक बात कहते हैं, मैक्स मूलर ने गुप्त युगीन साहित्य को गुप्त युगीन साहित्य को क्या कहा है? पुनर्जागरण काल कहा है। पुनः जागरण काल कहा है। दूसरी बात, भारतीय दर्शन के इतिहास में दर्शन का भी बहुत बड़ा रोल है, दर्शन शास्त्र का। तो भारतीय जो दर्शन है, भारतीय दर्शन के इतिहास में गुप्त काल भाष्य रचना काल कहलाता है। भाष्य रचना काल कहलाता है। तीसरी बात करते हैं हम, गुप्त काल में संस्कृत प्रमुख भाषा थी। मैंने बताया था कि शूद्र और जो महिलाएं थी वो प्राकृत बोलते थे, संस्कृत नहीं बोलते थे। संपूर्ण देश की राष्ट्रभाषा बन गई। भाषा बन गई। तीन सौ से 600 ईस्वी के बीच, 300 से 600 ईस्वी के काल को संस्कृत साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। क्लासिकी
युग कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम गुप्त गुप्त शासकों ने ही मुद्राओं पर छंदोबद्ध संस्कृत लेख उत्कीर्ण करवाए। लेख उत्कीर्ण करवाए। या कराएं। एक लाइन और आप लिख लीजिएगा, रामायण पुराण, विष्णु पुराण वगैरह जो है ना, महाभारत, रामायण पुराण महाभारत का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में होता है। गुप्त काल में होता है। 3 या 4 बातें हैं, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि मैक्स मुलर ने गुप्त युगीन साहित्य को क्या कहा है, पुनर्जागरण काल कहा है। भारतीय दर्शन के इतिहास में गुप्त काल भाष्य रचना काल कहलाता है। ये बात किसने कही थी? मैक्स मुलर ने। ये भारतीय दर्शन में भाष्य रचना काल कहलाता है। और जो संस्कृत जो थी वो संपूर्ण देश की राष्ट्रभाषा बन जाती है। 300 से 600 ईस्वी का जो काल है वो संस्कृत साहित्य का क्लासिकी युग कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम गुप्त शासकों ने मुद्राओं पर छंदोबद्ध लेख, संस्कृत लेख उत्कीर्ण करवाए थे। तो सर्वप्रथम ये ध्यान में रखना, सर्वप्रथम किसने? गुप्त शासकों ने। गुप्त शासकों ने छंदोबद्ध संस्कृत लेख उत्कीर्ण करवाए थे। रामायण पुराण महाभारत का अंतिम रूप से संकलन जो है वो गुप्त काल में होता है। ठीक है। मैंने बताया था मंदसौर जो थी प्रशस्ति वो किसकी थी? वत्स भट्टी की थी। वत्स भट्टी कुमारगुप्त प्रथम का ये दरबारी कवि था। का दरबारी कवि था। इसने अंडरलाइन कर लेना भी इसको, 44 श्लोकों वाली
मंदसौर प्रशस्ति की रचना की। सीधा सा 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि वत्सभट्टी किसके दरबार में था। तो वत्सभट्टी जो है वो कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था। पहला क्वेश्चन ये, कौन सी वत्सभट्टी की कौन सी प्रशस्ति थी। जैसे प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन की थी, वैसे ये मंदसौर जो प्रशस्ति थी वो किसकी थी, वत्सभट्टी की थी। कुल कितने श्लोक थे, प्रयाग प्रशस्ति में कितने थे, 33, और देखो ये 10 बढ़ जाते हैं, 11 बढ़ जाते हैं, ये इसमें 44 है, वत्सभट्टी वाली में 44 श्लोक है, ये ध्यान में रखना। टोटल कुल श्लोक कितने हैं। एक बात और मिलती है, गुप्त जो शासक साहित्य की हम बात करते हैं तो गुप्त काल में जो जितने भी नाटक थे वो सब के सब सुखांत थे। एक अपवाद स्वरूप एक नाटक को छोड़कर, वो है आपका मृच्छकटिकम। किसका है, शूद्रक का है। देखो जो यूनानी जो नाटक थे वो ज़्यादातर हमें सुखांत और ज़्यादातर दुखांत मिलते हैं। सुखांत और दुखांत का अर्थ होता है, सुखांत और दुखांत का अर्थ तो करता है कि जैसे कोई मूवी हम देखते हैं तो मूवी में अंत जो होता है, हीरोइन मर जाती है, हीरो मर जाता है ना। करण अर्जुन में अगर आप देखते हो तो बदला नहीं लिया जाता है ना। अंत जो होता है वो खराब होता है, दुख जिसमें हमें आंखों में, जैसे मूवी देख रहे हैं और अपनी आंखों से जो है वो आंसू टपक पड़ते हैं, तो वो हो गया उसका जो अंत है वो दुखांत। और फिल्म में मज़ा आता है, हीरो हीरोइन जी जाते हैं, विलन जो है वो मर जाता है ना, तो उसमें हमें सुख की प्राप्ति होती है, तो वो सुखांत होते हैं। तो गुप्त काल के जितने भी नाटक थे, गुप्त काल के जितने भी नाटक थे वो क्या थे, सुखांत थे। एक नाटक को आप छोड़ दो, शूद्रक का मृच्छकटिकम, ये सब दुखांत था। इसका अंत जो है ना वो दुखमय होता है। जब मैंने पढ़ा रहा था कि ये अमीर खान था, चारुदत्त जो था वो नायक, इसका नायक जो होता है, इसमें एक वेश्या होती है बसंत सेना। कई बार पूछा गया है आरएस में कि इसमें क्या है मृच्छकटिकम में, तो एक ब्राह्मण होता है, व्यापारी, व्यापार वाणिज्य करता है, ब्राह्मण का नाम होता है चारुदत्त, और एक वेश्या होती है, जबकि वेश्यावृत्ति का उसमें मृच्छकटिकम में, शूद्रक की जो मृच्छकटिकम है उसमें निंदा की गई है बसंत सेना। इन दोनों का लव अफेयर है, इसमें प्रणय कथा है या प्रेम कथा है। होता क्या है, ये दुखांत है, ये क्या है, दुखांत है। ये व्यापार वाणिज्य करता है, जबकि ब्राह्मण उस समय व्यापार वाणिज्य नहीं करते थे, ये करता है उस समय। ये भी पूछा आता है, और ये आता है इसमें क्या है, तो इसमें प्रेम कथा है और ये दुखांत है। यानी आमिर खान की जो गजनी है उसमें हीरोइन मर जाती है, हीरो मर जाता है, या कोई भी ऐसी स्थिति हो जाती है, तो ये चारुदत्त जो है, ये हीरो जो है किसका है, इस नाटक का हीरो है, नायक है। तो ये आमिर खान है गजनी वाला। गजनी जो मूवी है वो अंत में दुखद देती है, तो ये दुखांत है, ये आप ध्यान में रख लेना। एकमात्र यही है जो दुखांत है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। इसके अलावा विशाखदत्त ने 2 नाटक लिखे थे। दो नाटक आते हैं, कौन कौन से हैं, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस एक, और एक आपका कौन सा है, देवी चंद्रगुप्तम।
ये दोनों जो है वो किस भाषा में है? संस्कृत। विशाख दत्त के दो नाटक हैं, एक मुद्रा राक्षस है, एक देवी चंद्र गुप्तम है। भाषा जो है वो संस्कृत है। ठीक है। शूद्रक का जो नाटक है, फिर से हम इसकी चर्चा कर लेते हैं एक बार, एक दो बातें और रह गई, ये ध्यान में रखना। वत्सभट्टी कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कविता, 44 श्लोकों वाली मंदसौर प्रशस्ति, यानी वत्सभट्टी की मंदसौर। मिलाने वाला अगर क्वेश्चन आता है 1, 2 और 3 ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। जैसे सीधा क्वेश्चन आ जाता है, एक तरफ आपको नाटक दे देंगे, एक तरफ विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और शूद्रक दे देंगे, वत्सभट्टी दे देंगे, एक अन्य दे देंगे, इधर आपकी ये पुस्तकें या नाटक जो है वो दे देंगे। तो इस प्रकार से गुप्त काल में ऐसा क्वेश्चन हमेशा हर बार देखने को मिलता है, लगभग परीक्षाओं में हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं शूद्रक की जो मृच्छकटिकम है उसके बारे में, थोड़ा सा मुख्य बातें एक बार फिर इसका कर लेते हैं। शूद्रक का जो नाटक है कौन सा है? मृच्छकटिकम। इसका अंत जो है वो क्या है? दुखांत है ना, गजनी मूवी की तरह। ठीक है। इसका नायक हमें मिलता है चारुदत्त, नायिका है बसंत सेना। इसमें इनकी प्रणय कथा है। ये जो है व्यापार वाणिज्य करता है, जबकि ब्राह्मण का कार्य ये नहीं था। तब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये आर्थिक में पूछते हैं कि चारुदत्त जो है वो व्यापार वाणिज्य करता है, ब्राह्मण होता है, ये ब्राह्मण है। ठीक है। इसकी खास बात है, ये नाटक जो है वो संस्कृत में है, लेकिन किंतु परंतु प्राकृत के सभी भाषाओं का प्रयोग, प्राकृत में सभी भाषाओं का प्रयोग प्राकृत में सभी भाषाओं का प्रयोग इसमें एक साथ किया गया है। ये खास बात है एक तो इसकी, एक साथ किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं हम इसमें प्रथम बार संस्कृत में शूद्रक ने ही इम्पोर्टेंट बात है, ने ही राज दरबार, यानी सब क्या करते थे कि राजा की बात करते थे ताकि राजा खुश रहे। राज दरबार को छोड़कर, भाई सनी देओल की तरह देशभक्ति मूवी बनाते हैं सभी, है ना। इसने क्या किया? पारिवारिक मूवी बना दी अमिताभ बच्चन की तरह। ये ध्यान में रख लेना, राज परिवार को छोड़कर समाज के मध्यम वर्ग, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, मध्य वर्ग को अपने नाटक का के लोगों को
अपने नाटक का पात्र बनाया। इसके अलावा इसके अर्थ जो है माटी का खिलौना गाड़ी, देखो इसका अर्थ जो है वो है माटी का खिलौना। बच्चों के पास देखी हुई होगी वही मृच्छकटिकम। अंत जो है वो दुखांत है इसका। ब्राह्मण नाटक जो है वो संस्कृत में है, लेकिन प्राकृत के सभी भाषाओं का प्रयोग इसमें एक साथ किया गया है। प्रथम बार यानी सनी देओल हमेशा देशभक्ति मूवी बनाता है और इसको छोड़ देता है, और अमिताभ बच्चन की तरह क्या करता है, ये लोगों को पारिवारिक मूवी बना देता है। ये इसकी खास बात है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, और बाकी की जो आपने विष्णु शर्मा की जो पुस्तकें हैं, है ना, और अन्य जो पुस्तकें हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। शूद्रक का जो नाटक है वो उसका नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का अर्थ है माटी का खिलौना गाड़ी। नायक इसका हीरो जो है वो है ब्राह्मण है, व्यापार वाणिज्य करता था, और नायिका जो थी इसकी बसंत सेना थी, जो एक वेश्या थी या गणिका थी। इसका प्रणय कथा या प्रेम कथा है। अंत इसका दुखंद है, और इसमें शूद्रक जो है इसने राजदरबार को छोड़कर समाज का जो मध्यम वर्ग है इसको अपने नाटक का पात्र बनाया था। संस्कृत में है, लेकिन प्राकृत के सभी भाषाओं का प्रयोग एक साथ किया गया है। बस ये 4 या 5 बातें खास बात थी, ये ध्यान में रख लेना। एक इसका अर्थ ध्यान में रख लेना, एक ये जो राजदरबार वाली जो घटना है वो ध्यान में रख लेना। अब एक पुस्तक आती है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, चालाक लोमड़ी की कहानी। सुनी हुई होगी, अंगूर खट्टे हैं, है ना, अंगूर खट्टे हैं। तो वो, और पंचतंत्र की जो विष्णु शर्मा की जो है इसका 50 से अधिक जो है वो अनुवाद हो चुका है। अभी तक जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें सबसे ज़्यादा अनुदित जो पुस्तकों में से है तो वो आपकी विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है। अरबी में अरबी जो भाषा है इसमें इसका अनुवाद है वो कलीला वी दिमना है या कलीला दिमना है, ये अरबी में है। ये पूछा गया है अभी, और 50 तो हमें याद नहीं रह सकती, लेकिन अरबी वाला पूछा गया है। तो हम बात करते हैं विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, जिसकी खास बात विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, चालाक लोमड़ी की कहानी किसकी है? विष्णु शर्मा की। ठीक है, वो ध्यान में रखना। कौटिल्य कालीन नाम विष्णु गुप्त मिलता है, न कि विष्णु शर्मा। कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चालाक लोमड़ी की कहानी, हालांकि ये नहीं पूछेंगे। सबसे खास बात 50 से अधिक भाषाओं में 50 से अधिक भाषाओं में अनुदित है। बहुत गजब की पुस्तक है भी। अरबी अनुवाद इसका है कलीला दिमना। इम्पोर्टेंट है भाई, ये ध्यान में रखना। अरबी अनुवाद ध्यान में रखना, कलीला वी दिमना, या एक नाम आता है तंत्र ख्यातिका। तंत्र ख्यातिका को आधुनिक पंचतंत्र का आधुनिक पंचतंत्र का प्रतिनिधि माना है।
माना है। इसके अलावा इसमें पंचतंत्र में हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के उद्धरण मिल जाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र व अन्य राजनीति शास्त्र पर जो पुस्तकें हैं के उद्धरण मिल जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है भाई। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र व अन्य जो राजनीति का उद्धरण प्राप्त होता है, अन्य जो राजनीति शास्त्र पर जो पुस्तकें थी उनके उद्धरण हमें इसमें मिलते हैं। दूसरी पुस्तक ये है मृच्छकटिकम के बाद में एक और आप लिख लो, हितोपदेश। पुस्तक किसकी है? नारायण की है। इतना ध्यान में रखना। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखना, मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद करता है मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद कौन करता है? ताजुल माली। ये ध्यान में रखना है। हितोपदेश किसकी है? नारायण की है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद करता है ताजुल माली। तीसरी पुस्तक है, पहली हमने मृच्छकटिकम, दूसरी विष्णु पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, चालाक लोमड़ी की कहानी। हितोपदेश जो है वो नारायण की है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद ताजुल माली करता है। अन्य पुस्तक है वात्स्यायन की कामसूत्र। कामशास्त्र पर पुस्तक है ये। रतिक्रीड़ा जो है उसके बारे में इसमें बताया गया है। वात्स्यायन की कामसूत्र, ठीक है। एक और आप लिख दो, कामांधक का नीतिसार। नीतिसार, कामांधक का जो नीतिसार है यह अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। ठीक है साथियों, आज हमने जो साहित्य की कुछ पुस्तकें, जो मुख्य 3 या 4 पुस्तकें अभी पढ़ी है, कुछ पुस्तकें बाकी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक अपना बाकी है। तो कल की जो 3 कक्षाएं होगी उसमें शायद अपना जो गुप्तकाल है वो पूरा हो जाएगा। फिर हम भारतीय समाज, विवाह, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।